Radhe Radhe everyone. Welcome back to the channel. I am Sirit Kumar and today we are going to cover one of the most important high risk and highly practical area in audit, inventory audit. Now let me very honest with you. In almost every audit, whether it is big four, mid size or small firm, inventories is a high risk area. Why? Because it's directly impact profit, it's prone to manipulation, and it's involved judgment. So in this video, I'm not just going to explain theory. I will teach you how inventory audit is done practically, what auditors actually check on the ground with real examples and common mistake. Because by the end of this video, you will be able to handle inventory audit in real life confidently. And just don't forget to subscribe to the channel and for more audit and taxation video. uh, let's start from the basic. What is inventory as per Ind AS 2? As per Ind AS 2, inventory is the assets held for sale in ordinary course of business. मीन्स कि जो गुड्स मैं एक्चुअल में बेचता हूँ, इट मीन्स जो मैं रियल लाइफ में, इट मीन्स जो गुड्स मैं रियल लाइफ में जिसका बिजनेस करता हूँ. सो इट मीन्स मैं अगर एफ ए सेल करूँगा तो उसमें मेरा वो इन्वेंट्री में कवर नहीं होगा, वो Ind AS 2 में कवर नहीं होगा. या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मेरा जो प्रोडक्शन करने में मेरी हेल्प करता है, कोई भी आर एम रखा, रॉ मटेरियल रखा, मैंने पैकिंग मटेरियल रखा जिससे मैं एक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाता हूँ, वो भी मेरा इन्वेंट्री में ही कवर होगा. या फिर कोई ऐसा इंजीनियरिंग मटेरियल, कंज्यूमेबल्स, ग्लव्स वगैरह होते हैं जो मेरे इन्वेंट्री में कवर होते हैं, उसको भी मैं इन्वेंट्री ही बोलूँगा. तो सो दिस इज़ द डेफिनेशन एज पर Ind AS 2. इसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं? वैल्यूएशन मुझे एज पर लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलायबल वैल्यू करते हैं. इट मीन्स मेरी जितनी भी कॉस्ट होएगी और मेरे को मार्केट से कितनी उसकी वैल्यू मिलने वाली है, जो भी मेरी लोअर होगी वो उसी वैल्यू पे मैं अपनी इन्वेंट्री को बुक्स में वैल्यू पर दिखाऊंगा. और ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, इसमें जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होगा वो उसका मेरे को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. इन इन्वेंट्री ऑडिट हम 4 एसर्शंस को यूज़ करते हैं. फर्स्ट पहले आती है एग्जिस्टेंस. इट मीन्स इन्वेंट्री एक्चुअल में एग्जिस्ट करती भी थी कि नहीं करती थी, डज इट एग्जिस्ट. सेकंड आती है मेरी कंप्लीटनेस. इट मीन्स जितनी भी मेरी इन्वेंट्री बुक्स में आ रही है वो सारी मेरी फिजिकल भी मेरे पास पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई, या फिर जो आनी चाहिए थी जो मेरी बुक्स में आ रही है वो सारी कंप्लीट इन्वेंट्री मेरी बुक्स में रिकॉर्ड हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है. थर्ड इसमें आता है क्या वो डज द कंपनी ऑन टू इट. डज द कंपनी ऑन टू इट मीन्स कि क्या ये एक्चुअल में कंपनी की इन्वेंट्री है भी है कि नहीं है. ये नहीं कि दूसरे की इन्वेंट्री जाके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में दिखा दें. और फोर्थ आता है इसमें इज़ इट करेक्टली वैल्यूड. इज़ इट करेक्टली वैल्यूड मीन्स क्या जो इसने की वैल्यू जो बुक्स में दिखाई हुई है तो वही एक्चुअल में वैल्यू उसकी है भी है कि नहीं. ऐसा तो नहीं है कि जो अब्सोल्यूट और डैमेज आइटम पड़ी है वो मेरे वही कुछ भी उसको हायर वैल्यू पर दिखा रखा हो. फर्स्ट हम इसमें देखेंगे एग्जिस्टेंस कैसे वेरीफाई करेंगे कि फिजिकल इन्वेंट्री एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है. तो उससे पहले हमें देखना है कि इन्वेंट्री का क्या कोई इन्वेंट्री का ऑडिट प्लान, रिव्यू द एंटिटी प्लान फॉर दी कंडक्टिंग इन्वेंट्री काउंट. इट मीन्स क्या कोई भी कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री को काउंट करवाया है क्या, वो कंपनी के पास कोई प्लान है उसका क्या. ये और सेकंड जो मेरे थर्ड पार्टी के गुड्स पड़े हैं वो सेग्रीगेट किए हुए हैं कि नहीं किए हुए. इट मीन्स जो जिस पे मेरा हक ही नहीं है उन गुड्स पे वो मैं सेग्रीगेट करके रखूँगा ना, वो तो मेरे गुड्स में काउंट नहीं होंगे. ऑडिटर ये ऑडिटर सिर्फ देखेगा ही नहीं, ऑडिटर शुड पार्टिसिपेट इन दी इन्वेंट्री काउंट. इट मीन्स ये नहीं कि देखता रहे जो कंपनी ने कह दिया वही उसने मान लिया. कंपनी कहेगी मेरे पास तो 1000 टन का माल पड़ा है ये, और चुप करके मान लेगा. ऑडिटर शुड पार्टिसिपेट इन दी इन्वेंट्री
इन्वेंट्री काउंट। इट मीन्स उसको इन्वेंट्री काउंट में तुम्हें खुद ही जाके जो जहाँ से भी इन्वेंट्री करे, या तो जो कंपनी की तरफ से टीम होगी और आप भी जाएगा, दोनों मिलकर एक इन्वेंट्री काउंट करेंगे। तो ऐसा भी एक प्लान को ऑडिटर बनाता है। जनरली बिग फोर्स क्या करते हैं, 31 मार्च को अपनी डिफरेंट टीम्स अलग अलग कंपनीज में भेज देती हैं और जिससे इन्वेंट्री काउंट करवाती हैं। और टेस्ट काउंट प्रोसीजर क्या करेगा ऑडिटर को करना है कि वेदर ऑडिटर को ये ध्यान रखना है कि क्या जो जब एम्प्लॉय काउंट कर रहा है तो उसी काउंट के अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, क्या जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है कि नहीं चल रहा सब कुछ, और आर द क्वांटिटी आर करेक्टली रिकॉर्डेड, इफ देयर इज एनी सुपरविजन। ये सारी चीज़ें चेक करके चलनी है। सारी वेरीफाइड मीन्स कि ये प्रॉपरली टैग हैं कि नहीं है, और प्रॉपर सुपरविजन है कि नहीं हो रहा, टैग क्या पूरी इन्वेंट्री पे टैग लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। जब वो फिजिकल करने चाहिएगा तब ये चीज़ें चेक करने जाएंगी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कंट्रोल टेस्टिंग के बारे में बताया था कि इन्वेंट्री पे हर एक कंपनी में एक SOPs बने होते हैं, कैसे माल आएगा, कैसे परचेज किया जाएगा, कैसे इशू होगा, कैसे उसकी प्रोडक्शन होगी, वो सारी चीज़ें एक SOPs बनी होती हैं, वो हम कंट्रोल टेस्टिंग में चेक करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि इन्वेंट्री फिजिकली में जाके टेस्ट कैसे करते हैं कि इन्वेंट्री फिजिकली एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। और रिकंसाइल करना पड़ेगा हमें, प्रॉपरली रिकंसाइल द टेस्ट काउंट विद द टैक्स समरी शीट्स एंड इंश्योर डिस्क्रिपेंसीज। इट मीन्स कि जितने भी मेरे इन्वेंट्री में जब मैं अपनी शीट्स लेके जाऊंगा, स्टॉक शीट लेके जाऊंगा, तो उतनी जैसे एक ए आइटम है उसके 100 आइटम वगैरह मेरे पास पड़े हैं, लेकिन मिले मेरे को 95, तो 5 आइटम के तो मैं राइट ऑफ या तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि ये 5 आइटम कहाँ गए, या फिर मैं उसको राइट ऑफ करूंगा। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी नहीं है कि ये सारी चीज़ें इंश्योर डिस्क्रिपेंसी, इट मीन्स कि ये डिस्क्रिपेंसी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी। हमें ये भी ध्यान रखना है कि रेड फ्लैग होते हैं, जो रेड फ्लैग क्या होते हैं कि इंश्योर फॉर दी ये एम्प्टी बॉक्सेस, डुप्लीकेट काउंटिंग, ये भी इसमें एक वो आता है डुप्लीकेट काउंटिंग, ये नहीं कि एक ही एरिया आपको बार काउंट करवा दे, एक एरिया पहले यहाँ रहे वही गुड सेम जगह दूसरी जगह ला के काउंट करवा दें। डैमेज इन्वेंट्री आपने देखनी है, डैमेज इन्वेंट्री देखने की, डैमेज इन्वेंट्री तो नहीं पड़ी उसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। और फिर आपने देखना अब्सोल्यूट स्टॉक मीन्स जो ख़राब स्टॉक पड़ा है, एक्सपायरी स्टॉक पड़ा है, उसकी भी वैल्यू 0 है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान से चेक करनी है कि ये एक्चुअल में ये सारी चीज़ें नहीं तो नहीं एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका वैल्यूएशन कैसे की, उसकी क्या वैल्यू दिखाई हुई है कंपनी ने बुक्स में। अगर ये ऐसे गुड्स आपको जब फिजिकल काउंट करने जाओगे मिलते हैं तब। और कट ऑफ प्रोसीजर भी परफॉर्म करना है। कट ऑफ प्रोसीजर मीन्स कि मैंने इन्वॉइस तो काट के रख दिया, बट मैंने इन्वॉइस रेस करके रख दिया, बट मैंने अपना गुड्स भेजा नहीं, गुड्स सेंट भेजा नहीं। तो आपको जितनी भी फिजिकल इन्वेंट्री काउंट की है आपने, इन्वेस्टिगेट द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल काउंट एंड बुक रिकॉर्ड्स। इट मीन जो फिजिकल काउंट की और जो आपको बुक रिकॉर्ड में है उसके जो डिफरेंसेस मिले, उसका कंपनी ने सारे जो भी स्टॉक शीट आप फिजिकल काउंट करने के टाइम पे बुक्स में से प्रिंट आउट निकाल के लेकर ग्राउंड पे गए होंगे, तो वो सारी शीट आपको वो साइन करेगा। जो भी डिफरेंसेस मिले होंगे वो सारे डिफरेंसेस को जब भी आपके साथ एक अकाउंट्स का पर्सन होगा, एक क्या कहते हैं स्टोर का पर्सन होगा, वो सारे जो भी डिफरेंसेस है उनके ऊपर आपको एक फाइनेंस हेड के भी उसके ऊपर साइन करवाने पड़ेंगे कि ये उसको साइन करके दे, ये आपके डिफरेंसेस मिले हैं, आप इसको साइन करके दो। और ठीक है, और वेदर द एंटिटी फॉलो ए पीरियोडिक सिस्टम, इन्वेंट्री रिकॉर्ड शुड बी कंडक्टेड पीरियोडिक सिस्टम की कंपनी एक साल में एक बार तो इन्वेंट्री को काउंट करना ही चाहिए। और ये करना चाहिए कि जो भी इन्वेंट्री जो वर्क के लिए आई हुई है वो मैं अपनी इन्वेंट्री में काउंट ना करूं। इट मीन्स कि जो अगर मैं किसी कंपनी का जो वर्क करता हूं, मान लो उस कस्टमर ने मुझे अपनी गुड्स को मेरे पास रखा हुआ है जो वर्क के लिए, तो उस इन्वेंट्री को मैं अपनी इन्वेंट्री में उसको काउंट नहीं करूँगा, वो मेरी इन्वेंट्री नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से चेक करनी है कि जो वर्क वाली इन्वेंट्री अपनी इन्वेंट्री में काउंट ना की हो। कंप्लीटनेस कैसे चेक कर
कंप्लीटनेस का मीनिंग होता है कि क्या मैंने सारी इन्वेंट्री अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर ली है कि नहीं कर ली, को चाहे मेरी वो इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास कर ली, जो मेरी इन्वेंट्री है। जैसे ई कॉमर्स के केस में क्या होता है कि जो अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेस होते हैं उसमें भी मेरे इन्वॉइसेस पड़े होते हैं। तो उस केस में क्या करूँगा, वो भी तो मेरी इन्वेंट्री है। अगर वो अभी तक चाहे मेरी सेल नहीं हुई, अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट ने सेल नहीं की, लेकिन वो भी तो मेरी इन्वेंट्री है। तो मैं उससे कंफर्मेशन मंगवाऊंगा कि आपके पास 31 मार्च में कितनी इन्वेंट्री, आप मुझे कंफर्मेशन दो। और ये सारी यानी कि कंप्लीट इन्वेंट्री मेरी बुक्स में होनी चाहिए, सिर्फ मेरे जिस पे मेरा हक है। तो आपको एनालिटिकल प्रोसीजर इसमें परफॉर्म करने हैं कि इंडस्ट्री एवरेज क्या है, लास्ट ईयर की इन्वेंट्री कितनी थी, बजट वर्सेस एक्चुअल एनालिसिस भी करना है कि बजट कितना था और एक्चुअल में कितनी एग्जिस्ट करती है। और प्रायर पीरियड कंपैरिजन भी करना है कि पहले मेरी इन्वेंट्री कितनी थी और इस साल कितनी है। तो आपको एक वेरिएंस एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएगा। उस वेरिएंस एनालिसिस को लेके जाइए मैनेजमेंट के पास कि बताओ आप इस इन्वेंट्री को, आपके पिछले साल तो 100 यूनिट्स इन्वेंट्री में पड़ी होती थी, यानी कि पिछले साल तो मान लो 1 लाख की इन्वेंट्री थी, लेकिन इस साल आपकी 5 लाख की इन्वेंट्री हो गई है। तो ये इसका क्या रीज़न है, क्या इसकी कोई क्या आपकी कोई सेल तो मान लो सेल इंक्रीज नहीं हुई, और तो 5 लाख इन्वेंट्री रखने का क्या रीज़न है, क्यों आपने 4 लाख की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की है। तो ये सारे क्वेश्चन उसी टाइम राइज हो जाएंगे, मैनेजमेंट उसको जवाब देगी। और आपको इनपुट रेशो भी कंप्यूट करनी है, इन्वेंट्री टर्नओवर टू कॉस्ट रेशो। ये देखो ये हाई तो नहीं आ रही, इसे और परफॉर्म वर्टिकल इन्वेंट्री की टोटल एसेट्स का कितना पार्ट आ रहा है, ये बजटेड एक्चुअल कितनी आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से चेक करके चलनी है। और क्या कहते हैं, और कट ऑफ तो आ ही जाएगा, टैग ऑफ इन्वेंट्री भी बता दिया था आपको। और आपको रिकंसाइल करना है कि फिजिकल इन्वेंट्री विद परपेचुअल रिकॉर्ड्स। इट मीन्स कि जो मेरी फिजिकल इन्वेंट्री है वही मेरे बुक्स, जो मैं स्टॉक शीट्स लेके जाऊंगा उसको रिकंसिलेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। इट मीन्स मान लो ये मेरी ए आइटम है, बी आइटम ए आइटम है, बी आइटम है, सी आइटम है। मेरे एक्चुअल में अगर मैं इसमें देख के चलूँ कि ए आइटम ये दिखा रहा है 100 रुपये, जब मैं एक्चुअल में और ये दिखा रहा है 20, ये आ रहा है 10। एक्चुअल में जब मैं काउंट करने गया तो ये निकली मेरी 90, ये निकली 18, ये निकली मेरी मान लो 12। तो मैं क्या करूँगा, 10 यहाँ कम करूँगा, 2 यहाँ कम करूँगा और 2 यहाँ अपना बढ़ा दूँगा। तो ये मेरे रिकंसिलेशन करके चलना है कि एज़ पर मेरी स्टॉक शीट क्या थी और एज़ पर फिज़िकल काउंट मेरा क्या आया। तो ये चीज़ें आपको पूरी रिकंसिलेशन प्रॉपर बनवा के चलनी है। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेंट्री क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टर के पास पड़ी हुई, वेयर हाउसेस में पड़ी हो, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से चेक करके चलनी होती हैं। और आप नेक्स्ट हम चेक करेंगे राइट्स में। नाउ वी चेक does the company actual on the inventory, does the company एक्चुअल ऑन द इन्वेंट्री। इट मीन्स जो इन्वेंट्री मुझे दिखाई जा रही है और जो मेरे ग्राउंड पे जिसका फिजिकल ऑडिट कर फिजिकली मैं देख के आऊँ, क्या वो कंपनी की है भी है कि नहीं है। ये इट मीन्स क्या कंपनी ने की क्या वो किसी थर्ड पार्टी से ला कर तो नहीं यहाँ रख दी अपनी ज़्यादा इन्वेंट्री दिखाने के लिए। तो वो आपको चीज़ें चेक करें, वो कहाँ से वेरीफाई होगी, वो एक ही तरीका वेरीफाई करने का कि आप स्टॉक रिपोर्ट लीजिए। स्टॉक रिपोर्ट में आपका ओपनिंग आ रहा होगा, स्टॉक रिसिप्ट आ रहा होगा, और स्टॉक इशू आ रहा होगा, और स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा। जो स्टॉक रिसिप्ट होगा ये मैंने परचेज़ ही किया होगा, पर अगर मैंने परचेज़ वेरीफाई कर लिया तो मुझे ये वेरीफाई हो जाएगा कि जो मेरी इन्वेंट्री है वो कंपनी की ही, जितनी मेरी इन्वेंट्री दिखाई जा रही है वो कंपनी की ही इन्वेंट्री है। तो इस परचेज़ को वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, परचेज़ के सारे बिल लगवा लूँगा, परचेज़ रेगुलेशन, परचेज़ ऑर्डर देखूँगा, वेंडर इनवॉइसेस देखूँगा कि क्या उसे एक्चुअल में पेमेंट हुई भी थी कि नहीं हुई थी, क्यों। ये सारी जितने भी परचेज़ रजिस्टर मंगवा लूँगा, परचेज़ रजिस्टर से मैं अपने इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करूँगा। और एग्जामिन वेंडर इनवॉइसेस और वेरीफाई ऑन, और इनवॉइसेस शुड बी इन द नेम ऑफ कंपनी। इट मीन्स जो मेरे इनवॉइसेस हैं वो कंपनी के नेम में होने चाहिए, यानी किसी थर्ड पार्टी के नेम में आ रही हों या तो ठीक है। और रिव्यू मटेरियल, इट मीन
कोई एग्रीमेंट है कंपनी का नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको राइट्स के लिए आपको सारे सारे परचेज इन्वॉइसेस ही अच्छे से चेक करने पड़ेंगे। आप हायर सैंपल लीजिए, सैंपल लीजिए, जो भी जब भी आप परचेज का ऑडिट करेंगे उसमें भी आ जाएगा। सैंपल लीजिए लार्ज टू स्मॉल, इसमें लार्ज टू स्मॉल में मिनिमम 70 to 80% कवर कर लीजिए कि अमाउंट्स के कवर से करूँ तो मैं इनको कवर कीजिए। इससे आपकी इन्वेंट्री का इंश्योरेंस राइट्स भी पता लग जाएगा। और मैं नेक्स्ट इसमें बात करूँ, अब ये भी चेक करना है कि परचेज मेरे जो इन्वॉइसेस है वो साइन क्यों है प्रॉपर के नहीं। इट मीन मेरा जो पीओ होगा वो कौन साइन करेगा, पीओ परचेज हेड साइन करेगा, और जीआर होगी वो स्टोर का मैनेजर साइन करेगा, और मेरा जो क्या कहते हैं और का इन्वॉइस होगा वो भी मेरा परचेज हेड ही साइन करेगा। पेमेंट होगी वो मेरा कैश एंड बैंक वाला भी साइन करेगा, और परचेज वाला भी साइन करेगा कि इसकी पेमेंट हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करके चलनी है कि ये सारी चीज़ों के प्रॉपर साइन है कि नहीं है, कि ठीक है, बिना साइन के जिम्मेवारी भी कोई नहीं लेता आज के टाइम में। तो आप, और नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें वैल्यूएशन। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि वैल्यूएशन कैसे कंपनी करती है इन्वेंट्री का कंपनी का। इट मीन्स जो मेरे पास जो आरएम पड़ा हुआ है, जो मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा हुआ है, जो मेरे पास एफजी पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू कैसे करेंगे, ये चीज़ें हम चेक करें। पहले कंपनी से पूछो कि आप कौन सा मेथड फॉलो करते हो, फर्स्ट फीफो मेथड फॉलो करते हो या फिर वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करते हो। और वो कंपनी कहती है मैं फीफो मेथड फॉलो करती हूँ, तो वो कर दो कि एक्चुअल में फीफो मेथड के अकॉर्डिंग गुड्स मेरे ट्रांसफ़र हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये नहीं कि कंपनी बोल रही है फीफो मेथड, एक्चुअल में लग रहा है लीफो मेथड। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करके चलनी है। या फिर वेटेड एवरेज मेथड बोल रहे हैं, तो एक्चुअल में वेटेड एवरेज मेथड ईआरपी में लगा भी हुआ है कि नहीं लगा हुआ। आरएम कैसे वेरीफाई, आरएम में मेरी परचेज कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट मेरा आ जाएगा इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में जो मेरा फ्रेट होता है वो भी आरएम में कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कैरेज इनवर्ड, या फिर और मेरा कोई इंश्योरेंस हुआ है वो आ जाएगा, या फिर इंपोर्ट ड्यूटी पे की है मैंने, ठीक है, कस्टम ड्यूटी पे की है। ये सारी चीज़ें मेरे आरएम में, अगर मैं आरएम परचेज़ करने में ये चीज़ें परचेज, ये सारी आरएम की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। अब इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे। वैल्यूएशन मीन्स की जो एक तो पहले ये देखेंगे कि मेरा 100 क्वांटिटी आई तो 20 क्वांटिटी मेरी क्या कहते हैं कंज्यूम, 80 क्वांटिटी मेरी कंज्यूम होगी। तो 20 क्वांटिटी पे तो मेरा 100 क्वांटिटी पे मेरा 10 रुपये फ्रेट लगा था। तो 80 क्वांटिटी मेरी कंज्यूम हो चुकी है, तो मेरा इट मीन्स 2 रुपये का फ्रेट इसमें, जो 20 क्वांटिटी पड़ी है इसमें 2 रुपये का फ्रेट इंक्लूड होगा। तो मैं आरएम को वैल्यू कैसे करूँगा, 20 + 2, ये मेरा आरएम की वैल्यू आ जाएगी आज की डेट में। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके देख के चलनी होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस को कैसे वेरीफाई करना है कि जो मेरा जिस भी स्टेज पे कंप्लीशन है। मान लो मैं एक जूस बनाता हूँ, ये मेरा क्या कहते हैं फिलर है। फिलर में क्या करूँगा कि इसमें मैं अपना वाटर डालूँगा, इसमें मैं शुगर डालूँगा, इसमें फ्लेवर डालूँगा, इसमें पल्प डालूँगा, इसमें कंसनट्रेट डालूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी मैंने, तो ये मेरा एफ ये बन के तैयार हो गया। देन इसको नेक्स्ट स्टेप होता है बोटल्स में पैक होना। अगर मैं जब बोतल मान लो 31 मार्च को लास्ट है, ये मेरा SFG बन के मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन अभी बोटल्स में पैक नहीं हुआ, तो मैं इस SFG की तो वैल्यू करूँगा। उस SFG को मैं मान के चलूँगा ये मेरा 80% कंप्लीट है। तो मैं जितने भी 80% के मेरे ओवरहेड होंगे वो मैं अपने इस SFG की वैल्यू में प्लस करके चलूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से चेक करके चलनी होती हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस का में भी तो मेरे सबसे पहले मुझे देखना है स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है। ठीक है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है और मेरे कितने के ओवरहेड मेरे उन्हें उसमें SFG में इंक्लूड करके चलना है, क्योंकि अभी बोटल्स में पैक नहीं हुआ, सिर्फ मेरा जूस बन के रेडी हुआ है। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन और ओवरहेड, उसमें मैं क्या करूँगा कि जितने मेरे ओवरहेड पर लीटर निकल के आ रहे हैं उसका 80% मान लो पर लीटर पे ओवरहेड निकल के आ रहा है 10 रुपये, तो मैं 8 रुपये पर लीटर के हिसाब से इस SFG के जितना लीटर बना होगा उस SFG में ऐड करके अपनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को निकाल लूँगा। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली कंपनी में देख के उन्हें को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें, और
और नेक्स्ट हम एफ जी की वैल्यू कैसे करेंगे। एफ जी वैल्यू में ये इंश्योर करो कि मेरे जितने भी ओवरहेड है वो सारे इंक्लूड हो गए हैं कि नहीं हो गए। ओवरहेड कैसे इंक्लूड होते हैं कि मैंने एक लास्ट वीडियो में आप मेरे चैनल पे एक वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया था कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। प्रैक्टिकली मीन्स कि जो मेरे डायरेक्ट कॉस्ट होगी, डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स कि जो मेरे लेबर लग रही होगी फैक्ट्री में, फैक्ट्री ठीक है, और मेरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगी, जो मेरे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होंगे और इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है, और जितने भी मेरे लैब के एक्सपेंस होंगे और जितने भी मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट मीन्स ऐसे एक्सपेंसेस जो मेरे फैक्ट्री में एक्सपेंसेस विच इज़ जो मेरे फैक्ट्री में हो रहे हैं एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड करके जितने, अगर मैं मान लो 50 लाख लीटर प्रोड्यूस करता हूँ, मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं मान लो 1 करोड़ पे, तो 1 करोड़ के जो एक्सपेंसेस हुए हैं 2 रुपये पर लीटर आ गया। 2 रुपये पर लीटर मान लो मेरे पास पड़ा है 50 लाख लीटर में से 5 लाख लीटर पड़ा है मेरे पास, तो उस 5 लाख लीटर को मैं 2 रुपये पर लीटर इंटू 2, 5 लाख इंटू 2 10 लाख मैं इस अपनी इन्वेंट्री में इसको एफ जी की इन्वेंट्री में प्लस करके चलूँगा। ये मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ है वीडियो में, मेरे चैनल पर देख लेना, जिसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन प्रैक्टिकली। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करके चलनी होती हैं। तो इसमें और देखते हैं कि एजिंग क्या है स्टॉक की एजिंग भी आपको अच्छे तरीके से चेक करके चलनी होती है। स्टॉक की एजिंग कैसे चेक करके चलोगे कि जो मेरी क्या कहते हैं इन्वेंट्री की एजिंग मीन्स की जो मान लो इन्वेंट्री ए है, इन्वेंट्री बी आइटम बी, ये आइटम है सॉरी, हाँ आइटम डी, ये मान लो ये एजिंग है। एजिंग मीन्स की 0 to 30, 30 to 60, 60 to 180, 180, 180 मीन्स कि अगर ये ऐसे ही आइटम मेरी 10 आइटमें पड़ी हैं मेरे पास, ए की मेरे पास 10 आइटम पड़ी हैं, यहाँ बी की 10 आइटम पड़ी हैं, यहाँ 20 पड़ी हैं, यहाँ 30 पड़ी हैं मान लो। तो इसमें मैं देख के चलूँगा 6 महीने से पुरानी इन्वेंट्री कौन सी है, 6 महीने से पुरानी इन्वेंट्री है, इट मीन्स वो स्लो मूविंग है। स्लो मूविंग है तो सीधा सीधा बात है ये तो इन्वेंट्री ख़राब होने वाली है। अब इसका और ये कुछ टाइम बाद या 1 महीने या 15 दिन में यूज़ तो होनी नहीं, नेक्स्ट 6 महीने में इसका वेट क्यों करूँ, और ये एक्सपायर हो जानी है। इट मीन्स आप इसको राइट ऑफ करके चलो, ऑडिटर कह देगा आप इसको राइट ऑफ करके चलो, आप ये एक्सपायरी होने वाली है इन्वेंट्री। तो आप एजिंग भी देखोगे कितनी पुरानी इन्वेंट्री पड़ी है मेरे पास। तो नॉर्मली आप इसको एजिंग को बहुत, इन्वेंट्री एजिंग को ईआरपी से निकलती है, आप अच्छे से चेक करके चलना, एनआरवी टेस्टिंग भी करके चलना। इट मीन्स कि जो मेरी एफजी की कॉस्ट आ रही है, एफजी कॉस्ट आ रही है मेरी 10 रुपये पर लीटर की, ठीक है, और मेरे को मान लो मार्केट में बिकने वाला 8 रुपये पर लीटर, तो इट मीन्स मैं लोअर पे वैल्यू करूँगा। इट मीन्स 8 रुपये है, 8 रुपये वैल्यू करूँगा, 8 रुपये वैल्यू करूँगा, तो ये 2 रुपये को मेरे को राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब ये टेस्टिंग कैसे होगी, प्रैक्टिकली इसको टेस्ट कैसे करते हैं, बिग फोर कैसे टेस्ट करती है उसको। बिग फोर क्या करती है कि आपकी पर लीटर की कॉस्ट निकाल लेगी, ये 8 रुपये पर को लीटर कॉस्ट आ गई, ये 8 रुपये जो पर लीटर की कॉस्ट आई है इसको आपके सेल रजिस्टर ले लेगी। सेल रजिस्टर कब कर लेगी, सेल रजिस्टर लेगी नेक्स्ट जो आपने सेल की है, मान लो 31 मार्च 26 को की अगर वो ऑडिट कर रही है तो मेरा 15 अप्रैल तक का सेल रजिस्टर ले लेगी। 15 अप्रैल का तक का सेल रजिस्टर देखेगी कि जो मेरी इन्वेंट्री 31 मार्च में पड़ी हुई थी वो मेरी एक्चुअल में कितने में सेल हुई। अगर तो मेरी 8 में ज़्यादा में सेल हुई है फिर तो 8 रुपये पे वैल्यू 8 रुपये में वैल्यू कर देगी, यानी कि एनआरवी और कॉस्ट विच 10 रुपये कॉस्ट आ रही तो 10 रुपये पे वैल्यू कर देगी, क्योंकि मेरी कॉस्ट 10 रुपये थी। अगर वो मेरी कम पे सेल हो रही तो कम पे वैल्यू करेगी। तो नेक्स्ट जिसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट टेस्टिंग, वो उसके सब्सिक्वेंट सेल रजिस्टर से एनआरवी की टेस्टिंग करते हैं। जो मेरा 31 मार्च को माल पड़ा था वो 15 अप्रैल या फिर जो मेरा अप्रैल में बिका वो कितने का बिका, वो उससे हायर जितने की कॉस्ट है उससे हायर पे बिका है कि नहीं बिका। और कट ऑफ के देखिए, कट ऑफ एक्चुअल मैंने फर्स्ट वीडियो इसी पे डाली थी, ये आप ध्यान से चेक करना कि जो मेरे कट ऑफ की जो सेल है, इट मीन्स मेरे इन्वॉइसेस कट हो गए हैं बट मेरे एक्चुअल में इन्वॉइसेस कट हो गए बट एक्चुअल डिलीवरी गुड्स की नहीं हुई, तो वो भी तो मेरे गुड्स में आ रहे होंगे।
तो उसका मैं क्या करूँ, ये मेरी बुक्स में से तो रिमूव हो गए होंगे क्योंकि मैंने इसका सेल बिल काट दिया है। बुक्स में से रिमूव हो गए लेकिन मेरा एक्चुअल में तो कोई नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इस एंट्री को, जो मेरी एंट्री हुई थी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री को मैं रिवर्स कर दूंगा। ये एंट्री मेरी सीधा सीधा एक अपनी 31 मार्च को जितनी भी ऐसे गुड्स इन्वॉइसेस होंगे जिस पे माल तो इन्वॉइसेस कटे हैं लेकिन एक्चुअल में डिलीवरी नहीं गुड्स की हुई, गुड्स की एज ऑन 31 मार्च, तो जिसको रेवेन्यू कट ऑफ भी बोलते हैं एज पर इंडियाज 115, तो रेवेन्यू को जो उसको मैं अपनी सेल को रिवर्स कर लूँगा, अपने स्टॉक में ले आऊँगा। देन वो 1 अप्रैल को उसी एंट्री को जो मैंने यहाँ रिवर्स किया था उसका भी ये रिवर्सल मार दूंगा यहाँ, ताकि वो अप्रैल की सेल में मेरा काउंट हो जाए। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान से चेक करनी थी। अब ये मान लो इसका 31 मार्च को ये सेल उन्होंने नहीं मानी, तो जो 31 मार्च को सेल नहीं मानी तो उसका स्टॉक भी तो मेरे पास पड़ा है, जो स्टॉक पड़ा है वो भी तो मेरे स्टॉक में काउंट होगा। तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरी फिनिश गुड्स मेरा बाहर गया होगा, तो मैंने ये तब तो मेरी जब मेरी सेल काटी होगी तब मेरी कोक्स बुक होगी 31 मार्च को, लेकिन एक्चुअल में माल तो डिलीवरी नहीं हुआ। जो मेरी कोक्स बुक हुई है उसको रिवर्स कर लूँगा। ये मैंने फिनिश गुड्स टू इन्वेंट्री, इट मीन्स जो इतना भी मेरा गुड्स मेरा डेबिट पहले क्रेडिट हुआ था उसको मैं अपनी कॉस्ट को अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स जितनी बुक हुई थी, जो इन्वॉइसेस की मेरे एक्चुअल में डिलीवरी नहीं हुई गुड्स की, जो मैं रिवर्स कर रहा हूँ ड्यू टू रेवेन्यू कट ऑफ, तो मैं अपनी फिनिश गुड्स को बढ़ा लूँगा और अपनी कॉस्ट को कम कर लूँगा। ये सारी चीज़ें आपको एक एंट्री रिवर्स करके चलना होगा। यही सेम एंट्री मेरी अप्रैल में रिवर्स हो जाएगी। इट मीन्स वो अप्रैल की सेल मानेगी तब तो मैं इसका कॉस्ट बुक करनी पड़ेगी ना मेरे को, तो इसका तब ये इसकी एंट्री यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से चेक करके चलनी है। अब इसमें और क्या चेक करना है कि इनपुट आउटपुट रेशो क्या होती है, इसका मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि इनपुट आउटपुट रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी कंपनी में। मान लो मैं बनाता हूँ जूस, मैंने SFG बनाया। SFG मीन्स मैंने इसमें वाटर लगा दिया, शुगर लगा डाल दी, पल्प डाल दिया, कंसनट्रेट डाल दिया, फ्लेवर डाल दिए, ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने डाल दी। अब ये एक टैंक में बंद है। अब जब मान लो ये बनाया 10,000 लीटर का एक बैच बनाया मैंने, जब मैं इसको बोटल्स में पैक करने जाता हूँ, मान लो 1000 ml की बोतल है तो कितनी बोतल मिलेंगी मेरे को, 1000 ml की बोतल है तो इससे डिवाइड कर लीजिए 1 2 3, मैंने कि 100 बोतलें मिलनी चाहिए, यानी कि 10,000 लीटर बनना है तो एक 1000 ml की बोतल है तो ये मेरी 10,000 बोतलें बननी चाहिए। तो 10,000 बोतलें ये बनती है मेरी, मान लो 9800 बोतलें, तो जो मेरा 200 लीटर तो मेरा वेस्ट हो गया। जो मेरा 200 लीटर वेस्ट हुआ उसको का मैं ये देखूंगा कि मेरी इनपुट आउटपुट रेशो क्या आ गई 90%, यानी कि 10,000 लीटर मैंने बनाया था, मेरा 9800 ही एक्चुअल में बना। तो वो 200 लीटर मेरा जो वेस्ट हुआ 2% मेरा वेस्ट हो गया। जो 2% मेरा वेस्ट हुआ उसको मैं मानूंगा कि ये मेरा क्या कहते हैं इनपुट आउटपुट रेशो होगी मेरी 2% वेस्टेज होगी। अगर ये बहुत ज़्यादा हाइयर है, मान लो बनाता हूँ मैं 10,000, बोतलों में पैक होता है 5,000, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बैच में बनाया मैंने 10,000 लेकिन 5,000 मेरे बोतलों में पैक हो रहा है, तो ये सीधा 50% का लॉस। तो ये चीज़ें ध्यान से चेक करके चलनी होती है कि ये कैसे बैच वाइज चेक करो, हर एक बैच में कितने क्या बैच बना मेरा, ऐसा कितने का एक बैच बना और उस बैच से मेरा बोतलों में कितने लीटर पैक हुआ, तो कितने लीटर की बोतलें बनी मेरी। तो ये सारी चीज़ें आपको हर एक बैच वाइज चेक करके चलनी होती है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको मान के चलो, जिससे जो कंपनी एक्चुअल में आपको बताएगी नहीं। ये बिग फोर का नॉर्मली वो एक फ्रेमवर्क होता है काम करने का। अब इसका डिस्क्लोजर्स कैसे देते हैं, डिस्क्लोजर कैसे देंगे कि इन्वेंट्री जो मेरी है वो सबसे पहले तो ऐसे क्लासीफाई करनी है, पहले रॉ मटेरियल दिखेगा, फिर वर्किंग प्रोडक्ट्स, फिनिश गुड्स, फिर स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर एंड स्पेयर, लूज टूल, ये सारे इसी सीरियल वाइज ही चलेंगे। ये सारी चीज़ें ध्यान करके चलना। ये शेड्यूल
टू के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, ये कोई घर से नहीं आए हुए, तो आपको ऐसे ही बैलेंस शीट में ऐसी ही इन्वेंट्री को शो करना है। और जो मेरे गुड्स इन ट्रांजिट होंगे उसको एक्चुअल में दिखाना है, मोड ऑफ वैल्यूएशन दिखाना है। मोड ऑफ वैल्यूएशन मीन जो लोअर ऑफ, ऐसे लिखना है नीचे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट NRV, नेट रिलायबल वैल्यू। तो ये आपको नीचे लिखना है कि आप कौन सा मेथड वैल्यूएशन फॉलो करते हो। जब भी बैलेंस शीट बनाओगे ये बैलेंस शीट के आइटम का पार्ट हो, ये बैलेंस शीट जब बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री आती है उसके बैलेंस शीट के नोट्स का पार्ट हो जाएगी। आपको ऐसे ही इन्वेंट्री शो करनी होती है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। सेकंड में और चेक कर लेना कि कंपनी पॉलिसी को चेंज तो नहीं कर रही, कॉस्ट फार्मूला प्रॉपर है कि नहीं है, और क्या था, कंपनी ने अगर राइट ऑफ किया है तो उसका क्या बेस था, राइट डाउन किया तब भी उसका क्या बेस था। तो नॉर्मली राइट डाउन करती नहीं है, राइट ऑफ ही करती हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक करके चलनी है इन्वेंट्री से रिलेटेड। आपको आज मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया कि फिजिकली आपको कैसे अकाउंट करना होता है। सो कारों में इसके कैसे डिस्क्लोजर जाते हैं। कारों में क्या होता है कि आपको फिजिकल ये बताना होता है कि कंपनी ने फिजिकली वेरिफिकेशन की है इन्वेंट्री की रीजनेबल इंटरवल्स के। रीजनेबल इंटरवल्स पर डिपेंड करता है, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि क्या कितने पीरियड बाद वो अपनी फिजिकली वेरिफिकेशन करवाती है। और ये कंपनी और वो वेरिफिकेशन डन बाय मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट थी कि नहीं। अगर मेरा 10% से ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी मिली है मेरे को, तो उसने कंपनी ने क्या ट्रीटमेंट किया उसका, ये भी बता के चलना है आपको। और ये सारे कारों की रिपोर्टिंग जब दोगे तब ऑडिटर बताएगा। और ये भी बता के चलना है कि अगर आपकी 5 करोड़ से ऊपर की सीसी लिमिट है, सीसी लिमिट 5 करोड़ से ऊपर होती है, तो कंपनी क्या करती है, एक स्टॉक स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। स्टॉक स्टेटमेंट के जब फाइल करती है तो उस स्टॉक स्टेटमेंट में जाता है कंपनी के इन्वेंट्री की वैल्यू क्या थी, ये एजिंग लेस देन 90 डेज होनी चाहिए, और कंपनी के डेटर कितने थे लेस देन 90 डेज, और कंपनी के क्रेडिटर कितने थे, ये फुल जाएंगे। इसमें कोई 90 डेज वाला पार्ट नहीं चलेगा, ये क्रेडिटर फुल जाएंगे। तो ये जब कंपनी ने स्टॉक स्टेटमेंट फाइल की, स्टॉक स्टेटमेंट किसको फाइल करते हैं, टू बैंक। जब बैंक स्टॉक स्टेटमेंट जब सीसी मेरी 5 करोड़ से ऊपर होगी, यानी कि कैश क्रेडिट लिमिट 5 करोड़ से ऊपर होगी, तो मुझे स्टॉक स्टेटमेंट हर महीने फाइल करनी होती है अपने बैंक को। अपने बैंक को बताना होता है कि मेरे पास इन्वेंट्री के कितने इन्वेंट्री लेस देन 90 डेज़ कितनी पड़ी हुई थी, डेटर लेस देन 90 डेज़ कितने पड़े हुए थे, और मेरे क्रेडिटर्स क्या हैं। अगर ये लिमिट, और आपको ये चेक करना है कि जब भी आपने स्टॉक स्टेटमेंट फाइल की, मान लो स्टॉक स्टेटमेंट में बताता हूँ, मेरे 75 लाख के डेटर हैं, 74 लाख के इन्वेंट्री है, और 10 लाख के क्रेडिटर हैं। इट मीन्स मेरा 1 करोड़ 40 लाख का मेरा ये डीपी पावर बन गई, और एक्चुअल में ये बुक्स में इतने थे कि नहीं थे। जब मैंने बैंक को बताया, हर महीने बता रहा हूँ, एक्चुअल में शुड मैच विद ट्रायल बैलेंस। ये आपको को ऑडिटर चेक करेगा एट द टाइम ऑफ ऑडिटर। तो ये ट्रायल बैलेंस से मैच करना चाहिए जब भी मैं फाइल करूँगा बैंक में। तो वो क्या करेगा, ऐसे एक स्टेटमेंट बना लेगा, आपके ट्रायल बैलेंस में क्या आ रहा है, आपने बैंक में क्या, बैंक से मंगवा लेगा कि आपने बैंक से मंगवाएगा कि आप इन्होंने क्या फ़ाइल किया हर महीने। ये मान लो मंथ है, मान लो मई, तो ये कर लेगा कि इन्वेंट्री इतनी थी, डेटर इतने थे, और मेरा क्रेडिटर इतने थे। ये मान लो यही ऊपर वाला एग्जांपल ले लो, 75, जब 75 ये 10, तो मैंने क्या किया, एक्चुअल ट्रायल बैलेंस में आ रहे थे मेरे 70, यहाँ भी आ रहा था 70, और यहाँ आ रहे थे मेरे 12। तो मैंने क्या किया, और स्टेटेड कर दिया, यहाँ 5 का डिफरेंस आ गया, यहाँ 5 का डिफरेंस आ गया, यहाँ 2 का डिफरेंस होगा। तो ये पूछेगा आपने ट्रायल पर आपने बुक्स में तो कम आ रहा था, लेकिन आपने बैंक में ज़्यादा फाइल कर दिया, बताओ इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न आपसे ऑडिटर पूछेगा, और कारों में इसकी रिपोर्टिंग कर देगा। ये मैंने एक्चुअल में आपको बता दिया। सो दैट इज़ फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। राधे राधे।